नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधी तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल संबोधित करें। धान लेकर देश की शुरुआत की गई और 1939 में बना। 1939 में जब बना ये सबसे बड़ा भवन था पूरे रायपुर शहर। रायपुर जिला अब तो कितने जिले बन गए, लेकिन एकमात्र जिला 20 विधानसभा का जिला और तमाम गांव से लोग जब आते थे बैलगाड़ी में, बैलागाड़ा में, तो यहीं फिर वो बैलगाड़ी खोलते थे, खाना बनाते थे, यहीं विश्राम करते थे। पूरे जिले भर के लोग यहाँ पुष्पाते आते थे और उन्हीं के दान से बना था। ये भावनात्मक लगाव लोगों का रहा है। आजादी की लड़ाई में भवन साक्षी रहा है और इसमें अनेक महापुरुष यहाँ आए। जब गांधी जी 2 बार आए हैं, लेकिन उस समय भवन बना नहीं था। रायपुर आए, लेकिन उस समय भवन बना नहीं था। गांधी मैदान के नाम से हम जरूर जानते हैं, लेकिन यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी और आखिरी राहुल जी का भी आगमन इस भवन में हो चुका है। ये बहुत ऐतिहासिक हमारा धरोहर। बहुत बार इस भवन के जीर्णोद्धार के बारे में चर्चाएं होती थी। कुछ लोग कहते थे इसको डिसमेंटल करके नया बनाया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के हिसाब से पर्याप्त था भवन, लेकिन जब प्रदेश बन गया सन 2000 में, उस समय जोगी जी इसको और कहीं ले गए थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। फिर 2004 में जब गोरा जी बने तो फिर से वापस ले आए इसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी यही, और तब से निरंतर चल रहा था। उस समय गोरा जी अध्यक्ष रहे, फिर हमारे चरणदास मान जी, धनेन्द्र भैया, फिर चरण भैया, फिर हमारे नंद कुमार पटेल, उसके बाद फिर चरण भैया। किस्म किस्म के अध्यक्ष हैं हमारे चरण भैया। उसके बाद फिर मुझे करने का मौका मिला। जैसे जो अध्यक्ष बनी, यहाँ जो स्थिति बनी थी उसके हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करते थे, कुछ वास्तु को देखते थे, कुछ निर्माण करते थे, कहीं बंद करते थे। इस प्रकार से चलता रहा। और लेकिन बनता इसलिए नहीं था क्योंकि श्याम भैया बोले ये सब हमारे पुरखों का इसमें योगदान है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसमें इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। श्याम भैया के तब इतना था, बजट तो फिर उसकी बात मान लेते थे, सत्तू भैया, धनेन्द्र भैया, तो फिर जस के तस रखे रहे। लेकिन स्थिति ये बनी कि बहुत पुराना वेले, कहीं पानी टपकता था, कहीं से तवेले उसके गिर गए थे, कहीं से प्लास्टर झड़ रहा था। फिर नए नए धनेन्द्र भैया भी पीछे साइड खूब बड़ा एक शेड बनाए थे। ये सब तमाम काम हुए। कुछ लोग वास्तु के हिसाब से आगे पीछे करते रहे। बोले जब तक कि इसको ठीक नहीं करोगे तब तक कि प्रदेश सरकार नहीं आएगी। तो हम लोग, महाराज साहब और हम लोग मिलकर तय किए कि राजीव भवन बनाना है। बैठक हुई, शेरा पुण्य के दिन हुई और सबसे दान लिया गया। जिस प्रकार से पुरखों ने शुरुआत की, उसी प्रकार हम लोगों ने शुरू 15। तो ये आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास था क्योंकि सरकार ने एक बड़ी सौगात युवाओं को दी है। सीएम भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने कार्यालय से प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 4 पात्र बेरोजगार युवाओं को
बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया है और उस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को भत्ते के लिए पात्र होना होगा। सीएम ने अपने वित्त बजट में प्रदेश के शिक्षित युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी थी और बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ अप्रैल फूल मना रही है। बेरोजगारी पर CMIE की नई रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम बताई गई है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज की सुबह फिर एक अच्छी खबर लेकर आई है। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.8%, जबकि इसी महीने राष्ट्रीय औसत 7.7% है। निरंतरता सरकार की रोजगार परक योजनाओं से ही संभव हो सकी है। जो विषय है बेरोजगारी भत्ता का, उसकी भी शुरुआत आज से की जा चुकी है। आज 4 हितग्राहियों को हम लोगों ने चेक वितरण किया। इसमें 1 अप्रैल से हमने लागू करने की घोषणा की थी। तो जो पात्र हितग्राही हैं, हमारे बेरोजगार साथी हैं, वो 30 अप्रैल तक के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उसको 1 अप्रैल से ही जो पात्र पाए जाएंगे उसको 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये आवासहीनों के साथ मजाक, जिनका एक किस्त मिल गया है, दूसरा किस्त मिल गया है, किसी का तीसरा किस्त मिल गया है, सर्वे सूची में जिनका नाम है, 11 के सर्वे सूची में, अतिरिक्त सर्वे सूची में, ऐसे 16 लाख लोगों के साथ छल करने के बाद फिर चुनाव जब नजदीक आ गया है तो नए सर्वे की बात करें। सर्वे में कम से कम छत्तीसगढ़ का पूरा डिटेल यदि सर्वे कराएं, 8 महीने लगता है। 8 महीने बाद तो चुनाव आ जाएगा। भूपेश जी, क्यों मजाक उड़ा रहे हो गरीबों के लिए? छत्तीसगढ़ के युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए और दबाव में आते हुए मुख्यमंत्री को आखिर घोषणा करना पड़ा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इसमें भी ये खेल कर जाते हैं। इन्होंने घोषणा की कि हम 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता ये वास्तव में दे नहीं रहे। 1 अप्रैल से ये बेरोजगारी भत्ता का पंजीयन कर रहे हैं। राष्ट्रीय औसत में हमारा प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतर है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से मजबूत करने की दिशा में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, वो तारीफ काबिल है और आने वाले समय में और तेजी से विकास होगा। इधर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण अभियान छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने इस दौरान सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के जिलों के लिए रवाना किया और अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। सर्वेक्षण कार्य पूरा होना है। प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये पूरा काम चलेगा और इसके तहत सर्वेक्षण दल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सर्वे का काम करेगा। सीएम बघेल ने कहा कि नई नई योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में ये सर्वे बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और सीएम ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण से कई योजनाओं से वंचित हितग्राही भी अब नई सूची में शामिल हो पाएंगे। उन्हें पात्रता के अनुसार सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सर्वे पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। आर्थिक सामाजिक सर्वे टीम है, वो गांव-गांव पहुंच चुकी है, जिसके माध्यम से जो आवासहीन है या जो लोग गैस सिलेंडर का, रसोई गैस का उपयोग करते हैं, शौचालय की स्थिति क्या है, इस सबकी सर्वे की जाएगी। और जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम छूट गया था, ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को क्रमबद्ध ढंग से उनको आवास दिया जाएगा। इस साल के बजट में 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें आवासहीन व्यक्तियों को आवास के लिए सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी फिर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल कर रहे हैं। आपने 16 लाख आवास लौटा दिए। मैचिंग के लिए जो 40% राशि देना था वो दिया नहीं। 11 के सर्वे के अनुसार जो आपको 7,56,000 मकान बनाने थे, उस मकान के लिए आपने पैसा नहीं दिया। अतिरिक्त रूप से जो स्वीकृति बाद में प्रधानमंत्री जी ने दिया 11 का सर्वे मनमोहन सिंह जी द्वारा कराया गया था। उस सर्वे की सूची में भी भरोसा नहीं।
मैं कहता हूं कि आचार संहिता लगने में 5 महीने बाकी हैं, 4 महीने में सर्वे कराओगे, इसका मतलब ये है कि गरीबों के साथ सीधा सीधा ये कहने का काम है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना इस सरकार में एक भी नहीं बन सकता। इधर कल जगदलपुर में मशाल जुलूस में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता झुलस गए थे, जिसमें 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें जगदलपुर से रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया था और दोनों कार्यकर्ताओं को रायपुर के डीकेएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा डीकेएस अस्पताल पहुंची और साथ में मंत्री कपासी लखमा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। सभी लोगों ने घायलों से मुलाकात की, हालचाल जाना। सीएम भूपेश बघेल ने दोनों घायल कार्यकर्ताओं का इलाज निजी अस्पताल में कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि सबको सावधानी रखनी चाहिए, उचित फासला रखना चाहिए और बड़े ध्यान से इस तरह से किया जाता है। ये जो होता है ये सिंबॉलिक होता है जगाने के लिए जो गलत काम हो रहे हैं उसके खिलाफ, और इसी प्रकार से यूथ कांग्रेस की और हमारे दूसरे लोग ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। आज भी हम निकालेंगे, कई जगह पर पहले हुआ, आगे और होगा, तो लेकिन जान से प्यारा कुछ और नहीं होता और एक एक हमारा चाहे कोई भी हो और कार्यकर्ता उसके साथ ऐसी घटना ना घटे। मैं यही अपील करूंगी सबसे कि पूरी सावधानी बरतें और उचित फासला जरूर रखें आपस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कल कांग्रेस की मशाल रैली में झुलसे छात्रों पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जगदलपुर में हुए मशाल रैली में कांग्रेसियों ने छात्रावास में रहने वाले बच्चों को उपयोग किया। सभी झुलसे बच्चे छात्रावास के रहने वाले थे। साथ ही ये भी कहा कि इस घटना ने बता दिया है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है और बच्चों को जबरन मशाल रैली में लगाया गया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का आरोप गलत है और झूठ फैला रही है बीजेपी। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत करेगा। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है, जिसमें 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट की स्थिति बताई गई है। 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट, जिसमें सबसे पहले दंतेवाड़ा का नाम शामिल है। सुकमा और बस्तर के लिए भी इसी तरह की बातें मौसम विभाग की तरफ से अनुमानित। ये 3 जिले जहां पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए तो तेज हवाओं और आंधी का दौर लगातार जारी है। बारिश भी यहां पर हो रही है, इसके कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और जगदलपुर और कोंडागांव में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और बारिश होने से तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर और कोंडागांव की। देखिए, झमाझम बारिश का दौर दोनों ही जिलों में जारी है। एक तरफ गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है कि दूसरी तरफ किसानों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि इस बेमौसम बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। और राजधानी रायपुर का अब जिक्र करेंगे। जुलूस के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। तेली बांधा इलाके में ये घटना हुई है, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। जुलूस में डीजे की धुन पर नाचने के दौरान विवाद हुआ था और नाचने के दौरान टक्कर हुई 2 लोगों में। उसके बाद विवाद की स्थिति बनी। विवाद के बाद आरोपी शुभम ने सुशांत शेंद्रे को चाकू मारा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। साथ ही साथ तेली बांधा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसे लेकर पुलिस भी अब तफ्तीश में जुटी हुई। और जांजगीर चांपा में मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी लेटर से नौकरी बहाली मामले में आज आरोपी डिकेश्वर साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला न्यायालय जांजगीर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने जमानत याचिका खारिज की है। 29 दिसंबर 2022 को जांजगीर पुलिस ने आरोपी डिकेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रिक्त पद में पुनः पद स्थापना के लिए आरोपी ने कलेक्टर और मिशन संचालक को फर्जी पत्र भेजा था। और बात करेंगे राजधानी की, जहां तिल्दा में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से हमले के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। चाकूबाजी में पिता की मौत हो चुकी है, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश और रंगदारी को लेकर आशु उइके और उसके साथियों ने इस जगह ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे हैं। मामले की जांच भी लगातार की जा रही है।
इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल हिरासत में लिया है, जबकि अन्य कई लोगों की तलाश की जा रही है। रात में कुछ लोगों ने हमला किया है और जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें आरोपी का जो नाम है वो बताया जा रहा है, इसमें 4-5 लोगों का नाम है, जिसमें आशु, ईशु, रवि, पेंटा, ऐसे 4-5 नाम है। उसके साथ और अन्य लोग भी थे। तो पुलिस इसमें आपस की रंजिश किस बात को लेकर थी, इस तथ्य को लेकर आगे बढ़ रही है। अभी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, अभी उससे पूछताछ भी चल रही है और जल्द से जल्द सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इधर दुर्ग पुलिस ने नंदिनी थाना के बोड़े गांव में 24 मार्च को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई अमरनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजेंद्र यादव शराब के नशे में अक्सर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता था, जिससे आरोपी अमरनाथ परेशान था और उसने अपने ही भाई राजेंद्र यादव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। भाई जो है नशे का आदी था, नशीली गोलियां, गांजा, शराब पीता था, घर में हिंसा करता था। इससे छोटा भाई बहुत परेशान था और सुनियोजित तरीके से उसने जो है पहले थर्मोकोल कटर खरीदा, फिर शराब भट्टी जाके 3 क्वार्टर शराब खरीद के बड़े भाई को पिलाया, साथ में पिया, और जब नशे में धुत हो गया बड़ा भाई तो थर्मोकोल कटर से गले में वार करके उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं हत्याक्रम दिखाता है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव परिवार में हो सकते हैं। धारा 302 के तहत कार्रवाई करते हुए छोटे भाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। और चलिए अब सीधे आपको रायपुर से तस्वीरें दिखाएंगे कांग्रेस की मशाल रैली, जिसका आगाज हो चुका है। आप ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर आक्रोशित है और जमीनी स्तर पर लगातार सत्याग्रह किया जा रहा है। फिलहाल ये स्थिति रायपुर की, अन्य जिलों में भी इस तरह से मशाल रैली का आयोजन किया जा चुका है। जांजगीर चांपा, कोरबा, कांकेर, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर इस तरह की मशाल रैली निकाली गई और फिलहाल ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। कांग्रेस की मशाल रैली जिसकी शुरुआत यहां पर होने वाली है। सीधा और कड़ा संदेश कांग्रेस की तरफ से होगा कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचना है और डरना नहीं है। कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जा रही है और उसमें भी इसी बात का जिक्र लगातार कर रही है। कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह जिसे नाम दिया गया है और मशाल रैली के रूप में कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं यहां पर और अब मशाल रैली का आगाज होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सभी अपने हाथों में मशाल लिए हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से ही आक्रोशित कांग्रेस लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। अलग अलग जिलों में कार्यक्रम तय किया गया था कि मशाल रैली निकाली जानी है। आज राजधानी रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रभारी कुमारी शैलजा भी आज मौजूद हैं। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल जो कि कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जनता तक आवाज पहुंचानी है कांग्रेस को और इसी वजह से जय भारत सत्याग्रह जिसका ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। राजधानी में कांग्रेस की मशाल रैली, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस प्रदर्शन पर गांधी मैदान से आजाद चौक तक का रूट होगा। मशाल रैली में सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी होगी। प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव होंगे। सप्तगिरी शंकर उलाकर शामिल होंगे। सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे और तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जन इस मशाल रैली का हिस्सा होंगे। सीधा संदेश केंद्र सरकार के लिए कि कांग्रेस इस तरह के मामलों से डरने वाली नहीं है, क्योंकि कई बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ओबीसी का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। ओबीसी का अपमान किया है राहुल गांधी ने और इस पूरे मसले को कांग्रेस किस तरह से रणनीति के रूप में आगे बढ़ाकर ले जाने वाली है, इसको लेकर राजधानी रायपुर में कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल और मंथन का दौर कहीं ना कहीं देखने को मिला और अब देखिए राजधानी रायपुर की ये तस्वीर जो कि सीधा और कड़ा संदेश देती है कि कांग्रेस एकजुट है इस मुद्दे को लेकर। ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लिए यहां पर उपस्थित है और तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एजाज ढेबर भी आपको नजर आएंगे, रायपुर महापौर, यानी कि एकजुटता का संदेश कांग्रेस की तरफ से। और बड़ी बात है कि न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी अब से कुछ ही देर बाद इस मशाल रैली का हिस्सा होंगी। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे क्योंकि एकजुटता का संदेश कांग्रेस में है और साथ ही साथ डरने वाली नहीं है कांग्रेस, इसका नारा लगातार कांग्रेस की तरफ से दिया जा चुका है। तो तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जिक्र करेंगे कांकेर का, जहां गढ़चिरौली में नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है। मौके से नक्सली साहित्य भी बरामद किया जा चुका है। भरमागढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला।
और दंतेवाड़ा की भी खबर आपको बताएं, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने बारसूर नारायणपुर रोड पर यात्री बस में आग लगा दी और नक्सलियों ने यात्रियों को बस से उतार कर बस को आग के हवाले किया था। इसके साथ ही नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ काटकर गिराकर काफी देर तक मार्ग को बाधित रखा। और बीजापुर का जिक्र करें, नक्सलियों सुरक्षा बलों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ हुई है। साधनार तोड़का के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल से हमला किया। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और तभी नक्सलियों ने जवानों पर जानलेवा हमला बोल दिया था। देश विदेश के कलाकारों, धर्मगुरुओं, स्पोर्ट्स और बिजनेस जगत से जुड़ी हस्तियों की मौजूदगी में शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने किया। उद्घाटन समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे और ये कल्चरल सेंटर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें डायमंड बॉक्स, स्टूडियो थिएटर, आर्ट हाउस और पब्लिक आर्ट जैसी कई चीजें हैं। दर्शकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए इस कल्चरल सेंटर को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। उद्घाटन पर ईशा अंबानी ने कहा कि यहाँ छोटे शहरों और दूर दराज से युवाओं को भी अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। And today is that time for us. On behalf of my family, a very, very, very warm welcome to each and every one of you. Welcome to the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth. A home to art and culture in all its forms. From the visual arts to the performing arts, from musical fountains to musical theatricals, from costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof, only at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।